गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 25 का एक्चुअल पेपर। हाँ जी, तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को पेपर? थोड़ा सा हार्ड लगा? ओके, हाँ जी, बताइए फटाफट कि कैसा लगा आप लोगों को पेपर। आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने अपने व्यूज मुझे शेयर कर सकते हैं। देखो, मुझे जो एग्जाम लगा आईसीआई का, हर बार मैं आप लोग को बोलती हूँ क्लास में भी, क्वेश्चन हमेशा डिफरेंट आएगा। आप जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को डिफरेंट क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी तक कभी भी चेंज नहीं आया है, हमेशा बुक में से ही कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट कभी डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन आप कैसे भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आप लोग को जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चैलेंज आता है बच्चों का। जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी था, ठीक है। डेफिनेटली आईसीआई ने इस बार थोड़ा सा लेंदी पेपर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आप लोगों को पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। काफी सारे क्वेश्चन इस तरीके के थे, तो टाइम मैनेजमेंट आपको स्टार्टिंग से ही मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, कहीं पे भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो वो क्वेश्चन अपने को मूव करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, उस क्वेश्चन पे अटक के नहीं बैठना चाहिए, है ना, अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए क्वेश्चन। तो इन बातों का जिन बच्चों ने ध्यान रखा होगा, वो डेफिनेटली उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। और मैंने जैसे काफी सारे बच्चों से बातचीत की, मेरे पास बच्चों के मैसेज भी आए, तो बच्चे बोल रहे थे कि एग्जाम हमें तो 90-10 पैटर्न का लगा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगा। तो हर तरीके का बच्चा था इसमें। तो जो मैंने फिर इस पेपर को सॉल्व करके देखा, तो मुझे पेपर 90-10 पैटर्न ही लगा। लेकिन अगर चलो हम बच्चों के लेवल पे भी जाके सोचते हैं, तो 80-20 से ज्यादा का आप इसको नहीं बोल सकते। 80-20 का पैटर्न आप इसको बोल सकते हो। तो आप लोगों को केवल फोकस करना था उन 80 क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिए। हमेशा मैं आप लोग को बार बार सजेस्ट करती हूँ कि सिलेबस हमेशा कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हमारे किस पोर्शन से कितने मार्क्स का पेपर आया था और किस टाइप के क्वेश्चन थे। चलिए सॉल्व करते हैं, मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अभी मत सॉल्व करना, जब आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो जाए उसके बाद आप लोग इस पेपर को देख लेना, ठीक है, तसल्ली से, आराम से। कोई बात नहीं, जो भी रिजल्ट रहा उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर सितंबर 25 का। हाँ जी, पहले एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से कितने मार्क्स का आया है। तो आरपीआईएल, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ये हमारा रहा है 4 मार्क्स का। इक्वेशन आपका 3 मार्क्स का। लीनियर इनइक्वालिटी इस बार थोड़ा सा ज्यादा आ गया, 3 मार्क्स का। लेकिन देखो, जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है ये अपने 10 मार्क्स के आते हैं, तो लगभग इस बार भी 10 मार्क्स के आए। तो आईसीआई ने जो अपनी वेटेज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आया है, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये आपका आया 14 मार्क्स का। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 4 मार्क्स का। सीक्वेंस एंड सीरीज 4। सेट रिलेशन फंक्शन भी आपका 4 मार्क्स का। एंड कैलकुलस भी आपका 4 मार्क्स का। तो लगभग वेटेज यही है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर्स में से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट सीरीज 5 मार्क्स का। डायरेक्शन सेंस 5 मार्क्स। सीटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क्स। ब्लड रिलेशन 5 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा एसटीडी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एंड सैम्पलिंग, ये दोनों टॉपिक, ये टोटल 9 मार्क्स का आया, जिसमें से 5 और 4 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका एसटीडी में से, 4 मार्क्स आपका सैम्पलिंग में से। नेक्स्ट है एमसीडी, एमसीडी में से आपके आए 10 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में से 5, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5, कोरिलेशन रिग्रेशन 5, इंडेक्स नंबर 5। तो देखो, लगभग मैंने यही वेटेज बताई थी और आईसीआई की यही वेटेज थी, तो वेटेज के अकॉर्डिंग ही एग्जाम आया है, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार लेवल ऑफ डिफिकल्टी की ओर बात कर लेते हैं। जो हमारा पेपर है इसमें मुझे जो लगा, मैथ्स में आपके 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनको फोकस करना चाहिए था। नेक्स्ट है स्टैट में भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के थे, ठीक है। और रीजनिंग हमारी कंप्लीट ही इजी लेवल की थी, ठीक है। तो देखो, अगर हम इनका मिनिमम भी देखें तो 20-20-20, तो आपको इन 60 पे फोकस करना था। ये 60 क्वेश्चन करने के बाद फिर आप बाकी क्वेश्चंस पे जाते। अगर आप इस तरीके से टाइम मैनेज करते तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो हमेशा पेपर वहां से स्टार्ट करो जहां से आपको आता है, जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए, तो एक बार पेपर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो करो मेरे साथ साथ। हाँ जी, पेपर पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है। 6 पर्सन A B C D E F,
सिटिंग इन 2 rows, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। 3 person इन ईच रो ऑन द सेम साइड। C सिटिंग इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट रो, चलिए ये हमने मान लिया कि C मिडल में है। B इज सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ C, B लेफ्ट साइड है C के, देखो C इधर बैठा है, इसके लेफ्ट में कौन है B। E इज ऑल्सो सिटिंग इन द मिडल, यानी कि अपोजिट साइड ही बैठा होगा, तो E इज सिटिंग इन द मिडल। A इज सिटिंग टू द राइट ऑफ E, अब देखो E की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी ना, ठीक है। तो A इज सिटिंग टू द राइट ऑफ E, इस तरफ डायरेक्शन है तो E का राइट साइड इधर बन जाएगा, तो A इधर बैठा है। F इज सिटिंग राइट ऑफ C, C के राइट में कौन बैठा है F। अब देखिए बाकी कौन बच गया, A B C D, तो D को हम इधर बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये बताओ अरेंजमेंट सबको क्लियर है कैसे बनाना है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, हु इज नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ एनी रो, हु इज नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ एनी रो, तो कोई एंड में नहीं है। अब देखो ये कौन सी वैल्यू इनमें से जो गिवन है E और C, ये हमारे एंड प्लेसेस पे नहीं है, तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए E, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। डन, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ हंटर इज चेजिंग ए डियर, ठीक है। चलिए ये हंटर हम मान लेते हैं बाय रनिंग 200 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, चलिए इसको हम ले जाते हैं 200 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। टर्न टू इज राइट, यहां से उसने राइट टर्न लिया और कितना चला 100 मीटर। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया, यहां से राइट टर्न लिया, कितना चला 90 मीटर। यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला 50 मीटर। यहां से फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, कितना चला 120 मीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला 60 मीटर, और हंटर यहां पहुंच गया, ठीक है। ये हंटर की पोजीशन आ गई। ही फाइंड द डियर, उसने देखा कि डियर उसके सामने है, तो देखो इसके सामने डियर है, कितने डिस्टेंस पे 100 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इधर हो गया डियर और इधर क्या हो गया हंटर, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना कि किसके पोजीशन हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू में पूछी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज, कौन सी डायरेक्शन में कौन है हंटर, हमें किसके बारे में बात करनी है हंटर के बारे में, स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू डियर। तो बताओ हंटर कौन सी डायरेक्शन में है, तो बताओ ये डायरेक्शन आप बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताइए सबको समझ में आया क्या, सिंपल है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 6 पर्सन A B C D E F आर सिटिंग इन ए सर्कल, चलिए जी इनको हम सर्कल में बिठा देते हैं, ठीक है। आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर, सब सेंटर फेसिंग है 1 2 3 4 5 6। A इज फेसिंग D, A के अपोजिट कौन बैठा है D। C इज लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट साइड, देखो A इधर है, A के लेफ्ट साइड इधर बनेगा, तो C इज लेफ्ट ऑफ A। एंड बताइए किसके बारे में बात हो रही है, C के बारे में बात हो रही है। C इज राइट ऑफ E, C इज राइट ऑफ E, C E के राइट साइड, आप सेंटर फेसिंग E का राइट साइड इधर बनेगा। D इज बिटवीन B एंड E, D इज बिटवीन B एंड E। F इज टू द राइट ऑफ A, A के राइट में कौन है F, तो एक ही अरेंजमेंट बना है हमारा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें बताना है कौन सी बात गलत है। चलिए चेक करते हैं। F एंड C आर नेबर, चेक करो क्या F और C नेबर है, नहीं ये बात तो गलत है। F इज बिटवीन A एंड B, क्या F A और B के बीच में है, यस। F और A नेबर है, यस। B इज लेफ्ट ऑफ D है, B लेफ्ट साइड है, यस। तो बताओ कौन सी बात इसमें से इनकरेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट बताना था, तो बताइए कौन सी बात इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन F एंड C आर नेबर। बताइए सबको क्लियर है क्या, ठीक है सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 फ्रेंड्स with name P Q R S T U V W are sitting on a bench, ये टोटल 8 फ्रेंड्स है, बेंच पे बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ। U is sitting between S and B, U is sitting between S and B, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, U is sitting between V and S, write all possible possibilities। Q is sitting between W and P, अब हमें नहीं पता कहाँ लिखना है, Q is sitting between W and P, ऐसा भी तो हो सकता है ना, W P और W के बीच में, Q is between P and W। T is third to the left of V, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में कौन है T। अगर हम यहां से देखते हैं 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में कौन है T। W is थर्ड लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, R के थर्ड लेफ्ट में अगर हम इधर लिखते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में कौन है W। नेक्स्ट है अगर हम ये देखते हैं तो 1 2 और इधर कौन आ जाएगा R, ठीक है। V इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, V एक कॉर्नर पे है, तो देखो अगर हम V इधर लेते हैं, टोटल 8 पर्सन है, तो अगर हम इसके साथ कंबाइन करते हैं W Q
पी आर। एक बार इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि सारी कंडीशन इस पे सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। चलिए देख लेते हैं। W is sitting on a bench facing north. U is sitting between S and V. U is sitting between S and V. Q is sitting between W and P. Q is sitting between W and P. Okay. नेक्स्ट है T is third to the left of V. V का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये कौन है? T. W is third left of R. R का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, कौन है? W. V is sitting at one of the corner. ये भी बात ठीक है। Who is sitting immediate right of W? W के राइट में बताइए कौन है? Q. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट बन रहा है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? टोटल 6 पर्सन है, A B C D E F आर सिटिंग इन ए हेक्सागोनल शेप। तो ये एक हेक्सागोनल शेप में बैठे हैं। चलिए जी ये शेप हमने बना ली। अब ये कह रहे ऑल द साइड ऑफ हेक्सागन सो फॉर्म्ड आर ऑफ द सेम लेंथ। ये सभी की सभी हमारी सेम लेंथ की है। इज नॉट एडजेसेंट टू बी। ध्यान से देखिए इसमें सब उल्टा क्वेश्चन दे रखा है, नॉट वाली स्टेटमेंट के साथ दे रखा है। इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी। ए बी और सी के साथ नहीं है, ठीक है, बी और सी के साथ नहीं है। D इज नॉट एडजेसेंट टू सी और E। अभी तो हम ये लिख ही नहीं सकते, हमें नहीं पता कहां लिखना है। B और C एडजेसेंट है, चलो ये हम मान लेते हैं कि B और C एडजेसेंट है, लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है। चलिए रिवर्स वाला हम बाद में कर लेंगे। F इज इन द मिडल ऑफ D एंड C। C और D के मिडल में कौन है? F। क्लियर इतनी बात? चलिए दोबारा आते हैं हम स्टार्टिंग से। A इज नॉट एडजेसेंट टू B। A इसके साथ नहीं है, B के साथ, तो A इधर आ जाएगा, ठीक है। D इज नॉट एडजेसेंट टू C और E, तो E इधर आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी ओके है। तो देखो इसमें सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, मींस हमारा डायग्राम करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट नेबर पेयर। तो ये हमें बताना है कौन से नेबर नहीं है। चलिए चेक करते हैं कौन से हमारे नेबर नहीं है। A और F चेक करो, क्या ये नेबर है? नहीं है। D और F यस ये नेबर है। B और E यस ये भी नेबर है। C एंड F ये भी नेबर है। तो बताइए कौन से नेबर नहीं है? तो A ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। तो बताइए सिंपल क्वेश्चन था अगेन, रीजनिंग बहुत आसान आई थी, सभी स्टूडेंट बहुत आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए 7 पर्सन विथ नेम। ये नेम आपको दे रखे है स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट साइड उनका फेस है। इट इज गिवन दैट T इज टू द राइट ऑफ R। T राइट साइड है R के, ठीक है। R के राइट साइड, देखो राइट साइड इधर बनेगा ना, अगर इस डायरेक्शन में है तो राइट साइड इस तरफ बनेगा। T इज टू द राइट ऑफ R। A इज बिटवीन B एंड Z। हमें नहीं पता कहां लिखना है। A इज बिटवीन B एंड Z, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, A इज बिटवीन Z एंड B। तो दोनों ही हमने पॉसिबिलिटी लिख दी। L हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, थर्ड लेफ्ट कौन है? L। B का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, कौन है? L। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमने लिखी। B L who is third to the left of B is at the end। ये end प्लेस पे है। R is fourth to the right of L। R फोर्थ प्लेस पे है, तो 1 2 3 4 इधर R लिख देंगे। 1 2 3 4 ये तो गड़बड़ हो गया, तो मींस हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई ना, तो इस बार इसको हम हटा देते हैं। R के साथ कौन बैठा हुआ है? T। तो R is fourth to the right of L। अब बताओ कौन बच गया? ये तो हमें बोला ही था कि L who is एट द एंड। L एंड प्लेस पे है, तो मीन्स ये तो हम इसके ऊपर तो नहीं लिख सकते, जो एक वैल्यू हमारी बच गई है। तो हमारा क्या बचा? P। तो P आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट समझ में आए। अब बताइए हमसे क्या पूछा है? हु इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ T। T के इमीडिएट राइट कौन है? P। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि हमारी सारी कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। T इज टू द राइट ऑफ R। T चेक करो क्या राइट में है R के? Yes. A is between B and Z। A is between B and Z। Okay. L who is third to the left of B। B का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, ये कौन है? L। एक एंड प्लेस पे है। R is fourth to the right of L। L का फोर्थ राइट 1 2 3 4, कौन है? R। तो who is immediate right of T। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स ओके हमारा क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक्यूरेसी मैटर करती है आपकी एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराए उसका भी फायदा नहीं, आप जितने करो एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। इस बात को मेक श्योर करते हुए चला करो। नेक्स्ट है मिस एक्स टोल्ड मिस वाई।
तो ये क्वेश्चन तो हमने इतनी बार एग्जाम क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में। द गर्ल आई मेट, इस टाइप का, नॉट सेम क्वेश्चन। yesterday at the market was the youngest daughter of the brother-in-law of my कौन है? my friends। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। मिसिस एक्स, मिस एक्स बता रही है ना मिस वाई को, तो एक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? एक्स की फ्रेंड, एक्स फ्रेंड्स, एक्स फ्रेंड की मदर, मदर के ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो एक बार हम मान के चलेंगे पैटर्नल साइड ही, मीन्स इसके हस्बैंड के ब्रदर, ब्रदर इन लो, उनकी डॉटर कौन है? वो गर्ल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू एक्स फ्रेंड, तो बताओ ये किसकी क्या लगी? कजन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 मेंबर, टोटल 6 मेंबर है ए बी सी डी ई एफ। इट इज गिवन दैट ई इज ब्रदर ऑफ एज हस्बैंड, ई इज ब्रदर ऑफ ए के हस्बैंड, ए के हस्बैंड, इनके ब्रदर कौन है? ई। ठीक है, आगे देखो, ई इज ब्रदर ऑफ एज हस्बैंड, एफ इज मदर ऑफ ई, एफ मदर है ई की, तो ये हो जाएगा एफ मदर है ई की। बी इज डॉटर ऑफ डी, हमें नहीं पता कहां लिखना है, एंड ए, बी इज डॉटर ऑफ डी एंड ए। अब देखो डी और ए की डॉटर, अब तो हम बता सकते हैं ना डी और ए की डॉटर कौन है? बी। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, सी की ग्रैंड डॉटर है ये, तो सी इधर आ जाएगा। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, तो देखो सी क्या लगे? इसके फादर। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गर्ल इंट्रोड्यूस ए बॉय, बोलने वाली कौन है? गर्ल। इंट्रोड्यूस कर रही है एक बॉय को, कैसे? एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर, हर बताओ कौन है? ये गर्ल है, तो ये जो गर्ल है इसके अंकल, एक बार हम पैटर्नल साइड लेके चलेंगे, इस गर्ल के अंकल, अंकल यानी कि चलो एक बार हम इसको ऐसा मान लेते हैं, फादर या मदर जो भी है, उनके ब्रदर। ठीक है, हर अंकल तक पहुंच गए, हर अंकल के फादर, तो हर अंकल के फादर मींस इनके भी फादर होंगे, उनकी डॉटर, तो उनकी डॉटर यहां हो गई, और उसका सन, उनकी डॉटर का सन कौन है? ये बॉय। तो बताओ ये बॉय इस गर्ल का क्या लगा? तो देखो ब्रदर आंसर हो जाएगा अगर हम कौन सी साइड लेके चलते हैं, मैटरनल। लेकिन अगर हम पैटर्नल साइड लेके चलते हैं, पैटर्नल साइड लेके चलेंगे तो इसका कजन हो जाएगा। तो इसमें तो दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं ना, पैटर्नल और मैटरनल वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसमें तो टेंशन खत्म ही हो गई क्योंकि दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, ए और बी ब्रदर्स है, सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में, ए और बी ब्रदर्स है। देखते हैं, ए एंड बी आर ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर, सी और डी सिस्टर है, ए सन, ए का सन डी का ब्रदर है, तो डी और सी तो सिस्टर थी तो इसका ब्रदर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी का रिलेशन बताना है सी के साथ, तो देखना इसके फादर के ब्रदर मींस कौन हुए? अंकल। सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ 10 क्वेश्चन जो हमारा रीजनिंग वाला पार्ट था बिल्कुल सिंपल था। आगे देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? पॉइंटों में तो नहीं होंगे ना, तो बताओ आंसर क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन नॉट बी रिकमेंडेड। अब देखो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, एक बार जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना, मेल है फीमेल है, या हमारा जैसे वो क्वेश्चन था कि उसमें मेंबर है नहीं मेंबर है, ट्रेड यूनियन के मेंबर है ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है, मेल है फीमेल है, मैरिड है अनमैरिड है, इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड डेटा। तो अगर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है, अगर वो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि किसमें क्या लिखा हुआ है ना, तो उसको हमने टेबुलर में कन्वर्ट किया था तो इजिली समझ में आ गया था डेटा हमारा, राइट। तो इसको कौन सी प्रेजेंटेशन में नहीं लिख सकते? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में, राइट। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन डैश विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एज द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजेस दोनों साइड, ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी आइदर साइड। तो बताओ किस टाइप का ग्राफ बन गया? ये हमारा बेल शेप ग्राफ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 वाला पार्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है ना, ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। नेक्स्ट है, इट इज गिवन दैट अ पर्सन नेम्ड ए married to B, तो देखो A and B are husband and wife. The person E is brother of D. The person E is brother of D. And the person B is mother of C. C की mother कौन है? And the person B is mother of C. B is mother of C. ठीक है।
तो ये फादर हो जाएंगे। हुज किसके बारे में बात हो रही है? सी के बारे में, जिसकी सिस्टर कौन है? डी सिस्टर है, तो ई उसका ब्रदर हो जाएगा, है ना। दोनों डायग्राम हमने मर्ज कर दिए। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी का रिलेशन हमें बताना है ए से, तो देखना इसकी बेटी, तो सीधा क्या आंसर हो जाएगा? डॉटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। बताइए क्लियर है सभी को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सैम्पलिंग मेथड विच बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ मिक्स सैम्पलिंग। मिक्स सैम्पलिंग मतलब कि कुछ पार्ट उसमें प्रोबेबिलिस्टिक होता है, कुछ पार्ट नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होता है। तो ऐसा कौन सी सैम्पलिंग में होता है? मिक्स सैम्पलिंग, जिसमें कुछ पार्ट मतलब रैंडम होता है, कुछ पार्ट नॉन रैंडम होता है। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ऐसा करते हैं ना, कुछ पार्ट एक पार्ट हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू एक पार्ट रैंडमली सिलेक्ट किया, दूसरा पार्ट आपका उसके कॉरस्पॉन्डिंग आता जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है, तो इसमें मिक्स सैम्पलिंग है ये हमारी। नेक्स्ट देखिए, बार चार्ट कैन बी ड्रॉन फॉर द डेटा हैविंग नंबर्स ऑन। देखो बार चार्ट बनाना है, बार चार्ट किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से डिफरेंट हम बार्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टर कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सैलरी रिसीव बाय 1000 पर्सन। उन्होंने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब इस डेटा से एक द डेटा ऑन वुमेन आर एक्सट्रैक्टेड, इस डेटा में से हमने डेटा निकाला है, तो इस डेटा को क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी डेटा, ठीक है। ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, वहां से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो कौन सा डेटा हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा, राइट। चलिए जी नेक्स्ट, थ्योरी वाला पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू सेल्स पर्सन, दो अलग अलग सेल पर्सन है, प्रेजेंट करना है उनके नंबर ऑफ सेल पर वीक फॉर ए मंथ। तो देखो आपको ये इंफॉर्मेशन हम फिल करनी है, तो एन एप्रोप्रिएट डायग्राम, तो इसके लिए कौन सा डायग्राम बेस्ट रहेगा? आप देखो दो अलग अलग सेल पर्सन है, उनके डाटा को हमें कंबाइन करके दिखाना है, तो मल्टीपल ग्रुप बार डायग्राम बना सकते हो, है ना, मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हो। तो बार डायग्राम सबसे अच्छे से इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ना, ताकि हम कंपैरिजन भी कर पाए। तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा एडजेसेंट बार चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे। बताओ सैंपल सर्वे, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने यही किया था सैंपलिंग में, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। तो बताओ कहीं हमने ये वाला लॉ पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर? नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर ए सिंगिंग कॉम्पिटिशन, एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन था ऑन ए लाइव टीवी शो, द विनर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लाइक्स, ठीक है। ईच कैंडिडेट हैड रिसीव ए मैसेजिंग ऐप। तो दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, तो देखो ये कौन सा डेटा कलेक्शन है? पर्पजिव, मतलब हमारा एक इसमें पर्पस था ना, तो ये पर्पजिव सैंपलिंग होती है, ठीक है। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने कर डाले, और इतने देखो इसमें से अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लगभग हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन है जो हो सकता है ना कर पाए या उसके दिमाग में ना आए, लेकिन 15 क्वेश्चन भी हम इसमें से मान ले तो 15 क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत आराम से कवर हो सकते थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं इफ देयर आर टू ग्रुप विद 10 and 12 ऑब्जर्वेशन, तो N1 हमने ले लिया 10, N2 हमने ले लिया 12, एंड H1 आपको दे रखा है 3 और H2 आपको दे रखा है 5। तो हमें फाइंड आउट करना है कंबाइन HM। कंबाइन HM का फॉर्मूला क्या होता है? N1 प्लस N2 डिवाइड N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2। बस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। चलिए जी पुट कर देते हैं। तो ये ऊपर हो गया 22 डिवाइड बाय N1 10 बाय 3 12 बाय 5। चलिए जी कैलसी पे सॉल्व कर लेते हैं, करो मेरे साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 डिवाइड 3 मेमोरी प्लस 12 डिवाइड 5 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड इक्वल इनटू 22। तो ये हमारा आंसर, एक बार दोबारा करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक। 10 डिवाइड 3, मेमोरी में कुछ पढ़ा तो नहीं था? हाँ जी मेमोरी में कुछ था, एक सेकेंड का टाइम दो मुझे। 10 डिवाइड 3 मेमोरी प्लस 12 डिवाइड 5 मेमोरी प्लस MRC डिवाइड इक्वल 22। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 3.83, ठीक है। चलिए जी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आंसर 3.8।
ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ध्यान देना ये कह रहे ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है? क्वार्टाइल डेविएशन, एंड विच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए था? क्वार्टाइल डेविएशन, और इसमें ओरिजिन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फॉर्मूला आपको पता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। तो बताइए लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है? लार्जेस्ट वैल्यू है 93, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 53। तो दोनों वैल्यू इसमें पुट करके इवेल्युएट कर देते हैं। चलिए जी करो मेरे साथ साथ सोल्व। 93 माइनस 53, 93 प्लस 53 इंटू 100। तो देखो ऊपर तो हमारा हो गया 40, ये डिवाइड में देखो कितना आ रहा है? 146 इंटू 100। चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है? 40 डिवाइड 146 इंटू 100, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 27.397। तो 27.39 ये आ गया हमारा आंसर। बताइए क्लियर है सभी को? चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट। हार्मोनिक मीन HM बताइए किसके इक्वल होता है? ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय हर एक ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का सम। तो ऊपर n हो जाएगा, डिवाइड में 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/6 का रेसिप्रोकल 6, 1/9 का रेसिप्रोकल 9, और n देखो कितना हो जाएगा? टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 4। चलिए सोल्व कर देते हैं। 19 है, 4/19। चलो कैलकुलेट करते हैं। 4 डिवाइड 19, ये आ गया हमारे पास 0.21052। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डन। चलिए जी x एंड y का रिलेशन आपको दे रखा है, मीन आपको दे रखा है x बार, मतलब x से कॉरेस्पॉन्डिंग मीन दे रखा है 10, मीन y का फाइंड आउट करना है। लीनियर रिलेशनशिप होल्ड करता है, पता है सभी को। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू 10 प्लस 3y बार प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 40 तो माइनस 45 हो गया। तो y बार की वैल्यू माइनस 45/3, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 15। वेरी सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन मीडियन मोड का रिलेशन बताइए। चलो मेरे साथ साथ मोड किसके इक्वल होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, जो जो वैल्यू हमें दे रखी है पुट कर देंगे। क्या क्या दे रखी है? मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है। तो बताओ मीडियन कितना है? 52.4। मीन कितना है? 55.1। चलो पुट करो सारी वैल्यू, सॉल्व करते हैं। सारी वैल्यू सॉल्व की। 52.4 इंटू 3 मेमोरी प्लस 55.1 इंटू 2 मेमोरी माइनस MRC, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 47। ए ऑप्शन आंसर। डन। चलिए जी तो यहां तक भी बहुत आसान है पेपर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सम ऑफ 10 वैल्यूज इज 20। 10 वैल्यूज का सम आपको दे रखा है 20 के इक्वल। तो n की वैल्यू कितनी है? 10। सम कितना दे रखा है? 20। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यू यानी कि सिग्मा xi स्क्वायर आपको दे रखा है, अरे कितनी वैल्यू है ये? 80। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्क्वायर। ठीक है, बस सारी वैल्यू पुट करके इवेल्युएट करते हैं। अंडर रूट 80/10 माइनस 20/10 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है 8 माइनस ये वैल्यू कैंसिल 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट 4 वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए कितना आ रहा है हमारे पास? 2 के इक्वल। वेरी सिंपल। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डेटा सेट हैज फर्स्ट 11 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6। तो देखो 6 के मल्टीपल, हाँ जी ये 6 के मल्टीपल हो गए स्टार्टिंग 11। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बताइए किसके इक्वल होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। बताओ क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल? Q3 माइनस Q1 बाई 2। ठीक है, चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं Q1। टोटल 11 टर्म है, तो बताओ कौन सी ऑब्जर्वेशन? n+1/4 ऑब्जर्वेशन। तो 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन यानी कि हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन लेनी है?
थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो देखो 1 2 3 थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई 18। नेक्स्ट Q3 3 टाइम n+1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 9th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 54। तो Q3 की वैल्यू 54, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमारे पास Q1 है Q3 है, दोनों वैल्यू आ गई, पुट करके इवेल्युएट करते हैं। चलिए क्वार्टाइल डेविएशन 54 माइनस 18 डिवाइड 2। चलो सॉल्व करते हैं। 54 माइनस 18 डिवाइड 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 18। ठीक है, तो 18 आंसर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बताइए, सिंपल क्वेश्चन अगेन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ ए कॉइन दैट आर नीडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन। तो बताइए एटलीस्ट वन कहीं पे भी आ जाता है, कैसे सॉल्व करते थे हम, टोटल माइनस नो, तो एटलीस्ट वन आ जाएगा। अब क्या आना चाहिए, हेड। हेड आने के चांस बताओ कितने होते हैं, 1/2। ठीक है, द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ ए कॉइन दैट आर नीडेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन। तो 1 माइनस नो यानी कि 1/2 की पावर n कितना होना चाहिए, 0.875। बस इसको सॉल्व करके n कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 1 माइनस 0.875 किसके इक्वल, 1/2 की पावर n। तो ये वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की, 1 माइनस 0.875, तो ये वैल्यू आ रही है 0.125, 1/2 की पावर n। ठीक है, तो आप बताओ 0.125 डिवाइड बाय 1000 यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 की पावर n किसके इक्वल, 1/0.125। चलिए चेक करते कितनी वैल्यू आ रही है, 1 डिवाइड 0.125, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8 यानी कि 2 की पावर 3। कंपेयर करो, बेस सेम पावर सेम, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 पर्सन X एंड Y अपीयर इन एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू के लिए बैठे फॉर 2 वैकेंसी। हाँ जी, करो सॉल्व। फॉर द सेम पोस्ट, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 2 पर्सन X एंड Y एक इंटरव्यू के लिए गए for 2 vacancies for the same post. The probability of X selection, X के सिलेक्शन के चांस कितने हैं, 1/5। Y के सिलेक्शन के चांस कितने हैं, 1/3। प्रोबेबिलिटी बतानी है, none of them will be selected, कोई भी सिलेक्ट ना हो पाए, पहला भी सिलेक्ट ना हो, दूसरा भी सिलेक्ट ना हो। तो बताओ पहले के नॉट सिलेक्शन के चांस 4/5, दूसरे के नॉट सिलेक्शन के चांस 2/3। चलिए जी सॉल्व कर देते हैं, 8/15। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अगेन जो हमारे कॉन्सेप्ट नोटबुक के बेसिक क्वेश्चन है उसी में से चल रहा है क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी के तो लगभग सेम क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। CV फाइंड आउट करना है, बताओ किसके इक्वल, सिग्मा बाय x बार इंटू 100। चलिए सबसे पहले x बार कैलकुलेट कर देते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। n की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। चलो सॉल्व करते हैं, करो मेरे साथ साथ। 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइड 5, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6। मीन आ गया। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर देते हैं। अंडर रूट सिग्मा xi स्क्वायर बाय n यानी कि 7 इंटू मेमरी प्लस 5 इंटू मेमरी प्लस 9 इंटू मेमरी प्लस 3 इंटू मेमरी प्लस 6 इंटू मेमरी प्लस MRC डिवाइड 6। एक सेकेंड दोबारा करते हैं। अगेन मेमोरी में कुछ पड़ा था, हमारा क्वेश्चन हो गया गड़बड़। 7 इंटू मेमरी प्लस 5 इंटू मेमरी प्लस 9 इंटू मेमरी प्लस 3 इंटू मेमरी प्लस 6 इंटू मेमरी प्लस MRC डिवाइड 5। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 40 माइनस 36। तो ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट 4 मीन्स कैलकुलेट करके 2। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई। चलिए पुट कर देते हैं दोनों वैल्यू। सिग्मा कितना है 2, x बार 6 इंटू 100। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, कैंसिल 100 डिवाइड 3। चलिए जी 100 डिवाइड 3 को सॉल्व कर देते हैं, हमारे पास आ गया 33.33। तो ए ऑप्शन आंसर। चलिए जी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही चल रहे हैं हमारे। एमसीक्यू क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं। अ सेट कंटेन्स 7 नंबर,
ठीक है, जिनका एवरेज कितना दे रखा है 12। 7 नंबर है, एवरेज 12 है, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा 84। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, देखो शुरू के 4 ग्रेटर नंबर, इनका एवरेज आपको दे रखा है, तो सम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, 4 × 18 कितना आ गया 72। ठीक है, आगे कह रहे हैं एवरेज ऑफ 4 स्मॉलर, तो इसके बाद ही पाएंगे ना 1 2 3 4 1 2 3 4 4 स्मॉलर नंबर, इसका एवरेज आपको दे रखा है कितना 4 × 8, ये वैल्यू आ गई 32। अब देखो बीच वाली वैल्यू तो 2 बार काउंट हो गई ना। अब इन सबके टोटल में से अगर हम ये वाला टोटल हटा दे तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ वन ऑफ द नंबर, तो एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। 104 - 84 कितना आंसर आ रहा है 20, ये हमारा आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 3 component A, B, C are manufactured separately and assembled into the finished product। ये कह रहा है A में डिफेक्ट होने के चांस है 5%, B में डिफेक्ट होने के चांस है 4%, C के डिफेक्ट होने के चांस है 1%। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट ना हो, यानी कि पहला पार्ट नॉन डिफेक्टेड, दूसरा पार्ट नॉन डिफेक्टेड, तीसरा पार्ट नॉन डिफेक्टेड, हर एक पार्ट आपका नॉन डिफेक्टेड होना चाहिए। तो 95/100, 96/100, 99/100, यानी कि 0.95 × 0.96 × 0.99। चलिए जी, सॉल्व कर लेते, कितना आंसर आ रहा है 0.95 × 0.96 × 0.99, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.90288, तो 0.9 ये हमारा आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर्सन आर प्लेइंग ए सेट ऑफ मैचेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप मान सकते हो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए जी, देखते हैं। 2 पर्सन आर प्लेइंग ए सेट ऑफ मैचेस, द विनर ऑफ 4 मैचेस इज डिक्लेयर एज ए विनर। जो भी चारों मैचेस में जीत जाएगा उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो एनी प्लेयर हैज 50% चांसेस, मान लेते 2 प्लेयर है, एक प्लेयर उसके 50% चांस है, यानी कि हाफ चांस है ए के जीतने के, और दूसरे के भी कितने चांस है 1/2। प्रोबेबिलिटी दैट द गेम कम टू एन एंड, गेम कंप्लीट हो गया है 4th मैच पे, तो देखो यानी कि चारों के चारों मैच कोई जीत गया ना, तो अब ये बताओ या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। अब ये कह रहे चारों के चारों मैच वो जीत गए ना, यानी कि पहले वाला मैच भी जीत गए, दूसरा मैच भी जीत गए, तीसरा मैच भी जीत गए और चौथा मैच भी। लेकिन ये ए के साथ हुआ, हो सकता है बी के साथ हुआ हो, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, देखो कितना आंसर आया 2 × 1/16, तो मींस कितना आंसर 1/8, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट मोड, बताइए कैसे कैलकुलेट होता है। ये हमारी n की वैल्यू, ये p की वैल्यू, फॉर्मूला याद है सभी को, बताइए कैसे करते थे हम, n + 1 × p, तो 8/3। चलिए चेक करते हैं, 8/3, तो ये वैल्यू आ गई 2.666। अब इसका इंटीग्रल पार्ट हमारा मोड होता है, तो बताइए इंटीग्रल पार्ट हमारा कितना आ रहा है 2, तो बताओ मोड कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर। सिंपल। चलिए जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, क्या कह रहे हैं, अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, What is the probability that it would be either a 2-digit prime number? हमारा 2-digit प्राइम नंबर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं पहले हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से बन रहे हैं। तो प्राइम नंबर देखिए हमारे कौन कौन से होते हैं 2 डिजिट। सबसे पहले 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 30, 7, 37, 41, 43, 47। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/50 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर ये क्या कह रहे हैं, लाइंग बिटवीन 5 एंड 40, 5 और 40 के बीच के। ठीक है, तो बताओ स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी 6 से। 6, अब ये कंपोजिट होना चाहिए, प्राइम नंबर तो नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 8 9 10
11 नहीं ले सकते, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए ये और देख लेते कितनी वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25, ये 25/50। अब इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो बताइए और फाइंड आउट करना है हमें, तो A यूनियन P, इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0, तो किसके इक्वल हो जाएगा 11/50 प्लस 25/50। तो देखिए कितना आंसर 36/50, तो 0.72, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.72। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन, ये कभी भी स्टार्टिंग में हमें नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम डाइज विद 6 फेसेस हैव नंबर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया था, इसको अच्छे क्वेश्चन में तो नहीं कह सकते, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, और सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। 4 to 9, जैसे डाइस पे 1 2 3 4 5 होता है, तो यहाँ कह रहे हैं 4 to 9 लिखा हुआ है, यानी कि 4 5 6 7 8 9। 2 such dice are thrown simultaneously। एक साथ डाई थ्रो की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सम ऑफ नंबर 14 या उससे लेस हो। तो बताओ मिनिमम सम, अगर हम 4 4 भी लेते हैं तो कितना आना चाहिए 8, अगर हम 9 9 लेते हैं तो कितना आना चाहिए 18। ठीक है, यहां से सम स्टार्ट होगा, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 8 सम देखिए एक ही वैल्यू का आएगा ना 4 4 का, जैसे उसमें केसेस बने थे सेम केसेस बनेंगे। 9 सम 4 5 5 4, दो ही वैल्यू का आएगा। फिर 3 4 5 6 5 4 3 2 1, इतनी वैल्यूज का सम आएगा। अब हमें क्या कह रहे हैं कि वुड बी 14 और लेस, 14 या उससे कम सम, चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है 16 26, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं 26, टोटल केस कितने हैं 36। कैलकुलेट करेंगे 13/18, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इट इज गिवन दैट x इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। x आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 1। आगे देखो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई x बार, यहां 0 के इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन 1। -2 से 2 तक का ग्राफ देखो, ये कितना एरिया कवर करता है, ये यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट, ये पार्ट चेक करते कितना एरिया कवर करता है। तो ये एरिया ये कह रहा है 0.95, इतना एरिया कवर करता है। ठीक है, अब x लाइज बिटवीन -2 से -1.5, मींस यहां तक -1.5 तक, ये एरिया है 0.045। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पॉजिटिव 0.5 तक भी ले, ये मींस यहां तक की, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0.045। अच्छा 0.95 टोटल एरिया है, तो आइदर साइड कितना हो जाएगा 0.95 डिवाइड बाय 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.95 डिवाइड 2, तो ये एरिया आ गया 0.475। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ 0 से लेके 1.5 तक, तो 0 से 1.5 2 तक का एरिया हमारे पास आ गया। अगर इसमें से 0.045 हटा देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। चलिए जी सॉल्व करते हैं, माइनस कर देंगे 0.045, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.43, तो ये एरिया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट है, हाँ 39 क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको दे रखा है, हमें गिवन है क्वेश्चन में xi और pi, और ये कह रहा है कि एक नॉन नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू है, तो मीडियन कैलकुलेट करना है। तो देखो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि क्या हम इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम k कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये आपको पता है ना सिग्मा pi किसके इक्वल होता है, सिग्मा pi हमारा 1 के इक्वल होता है। चलिए पुट करते हैं, तो यहां देखना k स्क्वायर कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 9k
टोटल किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो 2k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए रूट कैलकुलेट करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये वैल्यू आ रही है -9 प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू कितनी हो गई 89 डिवाइड 2। तो सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 89 का रूट, तो ये वैल्यू आ गई -9 प्लस माइनस 9.43398 डिवाइड 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो जो अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे वो तो रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव ही आंसर पॉसिबल है, तो -9 डिवाइड 2, ये हमारा आंसर आ गया 9.43398 माइनस 9 डिवाइड 2, 2a है ना, तो 2a इंटू 2, तो डिवाइड 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.108495। ठीक है, यहां तक बताओ सबको क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास k की वैल्यू। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। पहली वैल्यू है हमारी k की, तो k की वैल्यू है हमारे पास 0.108495। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, k, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 3k प्लस k स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 6k प्लस k स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 8k प्लस 2k स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 9k प्लस 2k स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं, 3k प्लस k स्क्वायर 0.108495 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 3 इंटू 0.108495 मेमोरी प्लस MRC, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.337272। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट किया हमने 0.108495 इंटू इक्वल मेमोरी प्लस 6 इंटू 0.108495 मेमोरी प्लस MRC, तो ये वैल्यू आ गई 0.66274। नेक्स्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू 8k 2k स्क्वायर मीन्स 0.108495 इंटू इक्वल इंटू 2 मेमोरी प्लस 8 इंटू 0.108495 इंटू इक्वल इंटू 2 मेमोरी प्लस 8 इंटू 0.108495 मेमोरी प्लस MRC, तो 0.8915। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, और नेक्स्ट वैल्यू तो हमारी 1 के इक्वल ही आएगी लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। मीडियन के लिए क्या होता है n/2th ऑब्जर्वेशन ना, तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, तो n+1/2 अप्रोक्सीमेट 0.5 से वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव में यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए ना आपकी, तो ये वाली हमारी बन जाएगी मीडियन क्लास। तो ये आ गई हमारे पास मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास है हमारे पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग xi हमारा मीडियन हो जाता है, तो बताइए मीडियन कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और स्टार्टिंग में कभी भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन ट्राई किया जाए। नेक्स्ट देखिए, एन इमरजेंसी रूम रिसीव एन ऑन एन एवरेज 3 पेशेंट, टोटल ऑन एन एवरेज 3 पेशेंट आते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्जेक्टली 2 पेशेंट अराइव, तो आर की वैल्यू कितनी है 2, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, e की पावर -m, m की पावर r ओवर r फैक्टोरियल, दोनों वैल्यू आपको दे रखी है, पुट करके इवेल्युएट करते हैं। तो e की पावर -3, 3 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, e की पावर -3 की वैल्यू भी दे रखी है 0.049,
3 स्क्वायर 9 डिवाइड 2। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 0.049 इंटू 9 डिवाइड 2, ये आंसर आ गया हमारे पास 0.2205 मीन्स ए ऑप्शन आंसर। अगेन सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो क्यू कितना हो जाएगा 0.5, वेरिएंस कितना हो जाएगा एनपी क्यू। चलिए सॉल्व करते हैं, एनपी क्यू एंड 20 पी 0.3 क्यू 0.7, सॉल्व करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है 0.3 इंटू 0.7 इंटू 20, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4.2, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 42 क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो हमने अपनी बुक में एक रिजल्ट पढ़ा था ना, उस रिजल्ट के ऊपर बेस है। रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखी है BYX, कितना दे रखा है 0.8। रिग्रेशन कोफिशिएंट एम फाइंड आउट करना है, तो देखिए किसके इक्वल होता है BYX, किसके इक्वल Q बाई P B N M, इसके इक्वल हो जाएगा। तो पहले हमारे पास Q और P होने चाहिए, तो कैसे सॉल्व करते हैं, X वाली टर्म एक तरफ बाकी क्वेश्चन मतलब M वाली टर्म एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। तो देखो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3x -10, और यू कैन राइट इट एज x प्लस 10/3 -1/3 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली दूसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं 5n, किसके इक्वल -2y -25, तो n की वैल्यू हो जाएगी -y प्लस 25/2 और -5/2। तो देखो यहां से p की वैल्यू आ गई -1/3, q की वैल्यू आ गई -5/2, दोनों वैल्यू आ गई। चलिए दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट करते ये वैल्यू 0.8, q की वैल्यू है -5/2, p की वैल्यू -1/3, b एंड m। चलिए कैलकुलेट करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 0.8 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 3 हो जाएगा BNM। तो यहां से देखिए हमारे पास BNM की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, BNM को सोल्व करते हैं 0.8 इंटू 2 डिवाइड 15। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 0.8 इंटू 2 डिवाइड 15, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.106666 समथिंग। तो हमारा बताओ आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन किया हुआ है हमारे प्रॉपर्टी जिसने की थी स्टूडेंट ने, तो आराम से क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट है क्यूरिया क्वेश्चन, अगेन बिल्कुल सिंपल। BYX अगर ग्रेटर देन 1 है तो अदर मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है, तो 1 से लेस होना चाहिए, तो बताओ अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता ना 1 से, ठीक है, लेस होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रैंक अवॉर्डेड बाय 2 जजेस फॉर n कैंडिडेट, और ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि सिग्मा DI स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और हमें क्या दे रखा है r की वैल्यू 0.8। फॉर्मूला हमें पता है 1 - 6 सिग्मा DI स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर -1, तो ये आ गई हमारे पास रैंक। तो 0.8 1 - 6 सिग्मा DI स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू 10, 10 स्क्वायर 100, 100 - 1 99। चलो जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इस सारी वैल्यू को इधर लेके आते हैं, 6/10 इंटू 99 सिग्मा DI स्क्वायर, 1 - 0.8 0.2 बन जाएगा। तो सिग्मा DI स्क्वायर देखिए किसके इक्वल 0.2 इंटू 10 इंटू 99 डिवाइड 6। चलो जी सॉल्व करते हैं हम इसको, 99 इंटू 10 इंटू 0.2 डिवाइड 6, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 33। ठीक है, चलिए देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका वही है, देखो कोई भी 3 वैल्यूज गिवन है, नेक्स्ट कैलकुलेट करना आ सकता है। ठीक है, आप लोगों को बताया ही हुआ है। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक फॉर मैथ एंड फिजिक्स आर फाउंड टू बी 60, यानी कि सिग्मा DI स्क्वायर आपको दे रखा है 60, जो कि 120 टाइम्स है रैंक कोरिलेशन का, तो R का 120 टाइम क्या दे रखा है सिग्मा DI, तो R बताओ कितना हो जाएगा 60/120 यानी कि 0.5, तो R की वैल्यू भी आ गई। तो N कैलकुलेट करना है, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, तो 1 R की वैल्यू कितना है 0.5 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा DI स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। तो यहाँ GBC आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी ऑप्शन से वैल्यू आपकी इसके इक्वल आ रही है। तो GBC से एक बार जो इसने टिक कर रखा है एक बार वही हम पुट करके देख लेते हैं। चलो एक बार 9 इसी में पुट करके देख लेते हैं, 1 - 6 इंटू 60 डिवाइड 9
80 हो जाएगा ये। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये 2, ये 3, ये कैंसिल, ये 4, 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, 1 माइनस 1/2, इससे आंसर आ गया 1/2। कर रहे हैं सेटिस्फाई, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे रैंक कोरिलेशन से ही आ गया। सिंपल क्वेश्चन है हमारे ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, इफ टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड इंक्रीज ऑफ द फर्स्ट पार्ट इंक्रीज द अदर पार्ट। तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन एंड रिलेशन से तो सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं? विच सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये देखो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये बच्चे थोड़ा सा ये थ्योरी का ये वाला क्वेश्चन करने में उनको प्रॉब्लम आई होगी। विच सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कोटा सैम्पलिंग होता है। ठीक है, तो कोटा सैम्पलिंग हम यूज करते हैं इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसमें कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है, फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2020। ईयर आपको दे रखा है 2015 से 2025। इंडेक्स आपको दे रखा है 125 से 196, और सैलरी आपको दे रखी है कितना? 25,000 से लेके 37,250। इन रियल टर्म एन एम्प्लॉय शुड गेट फॉलोइंग अमाउंट ऑफ एन एडिशनल अमाउंट टू मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। तो बताइए कैसे सॉल्व करते थे? 196 डिवाइड 125 इंटू 25,000। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं, हम इसकी सॉल्व करते हैं। 196 डिवाइड 125 इंटू 25,000, तो ये वैल्यू आ गई 39,200। अब इसमें से अगर हम ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी एडिशनल अमाउंट उसको मिलनी चाहिए, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो माइनस कर देते हैं 37,250, तो ये वैल्यू आ गई 90,50। ठीक है, तो इतनी एडिशनल अमाउंट उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 750 है, तो ये परचेजिंग पावर बतानी है। तो आपको बताया था ना परचेजिंग पावर इज रेसिप्रोकल, है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो परचेजिंग पावर कितना हो जाएगा? 1/750%। ठीक है, 750% का मतलब 7.5, तो 1 डिवाइड 7.5। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 डिवाइड 7.5, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.13333। तो अगर पैसे में कन्वर्ट करें तो 13.3 पैसे। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंडिसेस दैट इज करंट ऑन बेस। बेस को करंट में चेंज कर देता है, करंट को बेस में चेंज कर देता है, तो कौन सा होता है? ये टाइम रिवर्सल। तो ये क्वेश्चन तो आसानी थे इंडेक्स नंबर से। ये वैल्यू दे रखी है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो सेम लेस्परे वाला फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0। ये बेस ईयर क्वांटिटी को एज ए वेट लेता है। ठीक है, चलिए P1 क्यू नॉट है 178.6, और P0 क्यू नॉट हमें दे रखा है 160.7 इंटू 100। चलिए जी सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। 178.6 डिवाइड 160.7 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक बार 178.6 डिवाइड 160.7 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है 111.138। तो मींस ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर आई थिंक सिंपल ही था। चलिए तक हो गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन। लॉगरिथम में क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है, बट क्वेश्चन आसान था। हाँ, देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग √a, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 वैल्यू आपको अंडर रूट में दे रखी है। एक बार इसको सुंदर सुंदर लिख लेते हैं। √a, तो ये बनेगा a की पावर, लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से, ये वाली वैल्यू a की पावर 1/2 है, साथ में ये 1 पावर है। ठीक है, तो a की पावर कितनी हो गई? 3/2, साथ में इसका अंडर रूट है, तो इसकी पावर कितनी हो गई? 1/4, 1/2 और पावर हो गई, तो a की पावर कितनी हो गई? 3/4, साथ में ये a है,
तो ये a और लिख लिया। तो ये चेक करो कितनी पावर होगी, a की पावर 4 + 3 7/4। अब इसका ये अंडर रूट दे रखा है यानी कि 1/2 पावर हो गई, तो a की पावर 7/8। साथ में ये a दे रखा है, तो ये देखो a बेस सेम पावर ऐड 15/8 हो जाएगा। फिर इसकी पावर अंडर रूट दे रखी है यानी कि 1/2 पावर, तो a की पावर 15/16 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 15/16, और ये हमारा क्या है, a की पावर 1/2। अब देखो ऊपर से पावर आगे आती है, नोमिनेटर में आएगी, बेस से पावर आगे आएगी डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये वाली वैल्यू देखो 15/16, और ये देखो डिनोमिनेटर में आएगी तो ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, और इधर क्या बचा, a और a। चलिए चेक करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, 8, तो कितना आंसर हो गया 15/8। बेस और नंबर सेम है, ये वैल्यू 1 बन गई, तो 15/8 आंसर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेशो, देखो अगेन रेशो का तो सिंपल क्वेश्चन ही है, सॉल्व करते हैं। ये √35 है, तो √35 ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू आई 4 अंडर रूट से बाहर आके कितना बनेगा 2, तो 1/2 रेशो 2/3, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा तो 3/4। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया है। चलिए जी 54 क्वेश्चन, अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है, तो देखो इस टाइप इक्वेशन हमने किए हुए, अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट है तो क्या फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ रूट माइनस b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय। अब जो ये रिलेशन दे रखा है इसको अल्फा बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए कन्वर्ट करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बताइए क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। साथ में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सारी वैल्यू पुट करके इवेल्युएट करते हैं। चलिए 1 प्लस 18 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 प्लस ये वैल्यू 1 और प्लस 12 हो जाएगा प्लस 1। चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है, 33। ये हमारा आंसर। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं। ये तो सेम क्वेश्चन ही था, एक से ज्यादा लॉग दे रखा है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो log x 4 16 64 इज इक्वल टू 12। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो x की पावर 12। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, तो कितना बन गया 2 की पावर 12, बेस सेम पावर सेम, x की वैल्यू 2। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ इन्वेस्टेड रुपीज इतना, एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए कितना 1,68,000 इन ए बिजनेस। अब देखो इसने 1,68,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, कुछ महीने के बाद किसी और पर्सन ने किसी और कंपनी ने ज्वाइन कर लिया तो 1,12,000 के साथ। तो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि इनका पैसा लगा 12 मंथ के लिए, और दूसरे ने पता नहीं कितने महीने के बाद ज्वाइन किया था, तो 1,12,000 के साथ उसने ज्वाइन किया। मान लेते हैं उसने x मंथ के लिए ज्वाइन किया, तो ये जो रेशो आया वो 2:1 है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं, 1,68,000 इंटू 12 डिवाइड 1,12,000 इंटू x इज इक्वल टू 2/1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, 6 सॉल्व करते हैं इसको, 1,68,000 इंटू 6 डिवाइड 1,12,000, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आंसर। डन, सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था हमारी बुक में इसी टाइप का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। आपको बताया हुआ है इनइक्वालिटी को सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम इक्वालिटी सॉल्व करते हैं। चलिए जी सॉल्व करते हैं 6 एलसीएम, तो 10x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 30। x वाली टर्म एक तरफ, बाकी क्वेश्चन एक तरफ, तो ये 10x माइनस x 9x हो गया, लेस देन इक्वल टू माइनस 30, तो x लेस देन इक्वल टू -10/3। अब देखो लेस देन इक्वल टू का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -10/3, ये वैल्यू भी इंक्लूड होगी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट है इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें बताने कितने सॉल्यूशन होंगे। चलिए जी पहले आप लेंगे स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज। चलिए स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज लेते हैं 8 एलसीएम, तो वैल्यू देखो 2 से मल्टीप्लाई 10 माइनस 4x, ये वैल्यू कितना, स्टिकली का साइन है, x माइनस 40। सिंप्लीफाई करते पूरे का एलसीएम लिया, हम इसको हटा सकते हैं, x वाली टर्म एक तरफ 5x, ये वैल्यू एक तरफ 50
तो यहां से क्या आ गया 10, x ग्रेटर देन 10, x 10 से ग्रेटर है। अब हम ले लेंगे लास्ट टू वैल्यूज, ठीक है, लास्ट टू वैल्यूज लेंगे x बाई 8 माइनस 5 ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। एलसीएम लिया हमने 8 एलसीएम, तो x माइनस 40 ग्रेटर देन 24 माइनस 16x, ठीक है। इस वैल्यू को x बाई 8 माइनस 5 ग्रेटर देन 3 माइनस 2x सिंप्लीफाई करते हैं। चलो ये वैल्यू इधर लेके आए 17x ग्रेटर देन ये 4 6, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 64 बाई 17, 64 बाई 17, तो ये वैल्यू आ रही है 3.76। तो ये कह रहे हैं x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए और दूसरी इक्वेशन से आ रहा है x ग्रेटर देन 3.76 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बताओ 10 से ग्रेटर कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी वैल्यू, तो इसका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट मैनी वैल्यू हो सकती है x की। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आप इसको अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कंसीडर कर सकते हो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 59, द रीजन स्पेसिफाइड बाय द इनइक्वालिटी। आप इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वो आंसर कर सकते हैं। तो हमने इसमें ये ऑप्शन पुट करके देखा 10 प्लस 29 इंटू 1.25, तो वैल्यू आ रही है 36.25, तो ये वैल्यू बन गई 46.25। क्या ग्रेटर देन 40 होता है? यस कर रहे हैं सेटिस्फाई। चलिए जी दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 15 माइनस 4 इंटू 1.25, तो वैल्यू आ रही है 5। क्या ये लेस देन 25 होता है? यस ये लेस देन 25 होता है। तो बताओ कर रहे हैं ना सेटिस्फाई, तो ओके है, ये ऑप्शन दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंपल। नेक्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, ये अपने जो लेवल 2 वाले क्वेश्चन थे उसमें सेम क्वेश्चन था। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स को y कंसीडर कर लो। प्रॉपर मेथड तो ये एक बार प्रॉपर मेथड से ही कर लेते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 के फैक्टर किए कितने बनेंगे -2 -3, साइन चेंज y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो यहां से देखिए अपने पास क्या वैल्यू आ गई, x बाई एक्स माइनस 1 एक बार 2 के इक्वल, x बाई एक्स माइनस 1 एक बार 3 के इक्वल। सिंप्लीफाई करते हैं इनको, x इज इक्वल टू 2x माइनस 2, x इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहां से देखना 2x की वैल्यू 3 बाई 2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो 2 and 3 बाई 2, आप जीबीसी से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो यहां से फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट माइनस b बाई a, यानी कि 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल c बाई। तो एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट आपको ये दे रखे हैं। चलिए जी इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। चलिए कैलकुलेट करते हैं अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड अल्फा बीटा। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए जी पुट करते हैं 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 डिवाइड 3 बाई 2, तो 6 डिवाइड 3 और ये 2 पर चला जाएगा। कैलकुलेट किया वैल्यू कितनी आ गई 4, सम आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट, तो अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। तो ये वैल्यू चेक करते कितनी वैल्यू आ रही है 1, तो प्रोडक्ट आ गई 1। तो इक्वेशन बना सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 62, A machine is depreciated at the rate of 15%. 15% के रेट से डेप्रीशिएट हो रही है। The original cost of machine 2 lakh. Approximate year फाइंड आउट करना है। फाइनल वैल्यू गिवन है, स्क्रैप वैल्यू, इनिशियल वैल्यू गिवन है 2 लाख और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 15% एंड कैलकुलेट करना है। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं। 54500 डिवाइड 2 लाख, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.2725 इज इक्वल टू 0.85 इसकी पावर एन। अब चलो कैलसी पे सोल्व करते हैं। 0.85 इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 7 8 स्टेप करने से हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इन्वेस्ट ₹25,000 एवरी ईयर वर्ड आ गया, मतलब क्वेश्चन एन्युटी का है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, क्वेश्चन में ही मेंशन है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे,
फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर इंटरेस्ट रेट 7% कंपाउंडिंग एनुअली। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्यूचर वैल्यू। वैसे तो ये क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू ड्यू का, पर चेक करते हैं, देखिए फ्यूचर वैल्यू ड्यू से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो ए 1.07 इसकी पावर 5 माइनस 1 डिवाइड 0.07 इंटू 1.07 भी होना चाहिए था। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी। 1.07 इंटू इक्वल टू 345 माइनस 1 डिवाइड 0.07 इंटू 25,000, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1437, एक सेकेंड, 1.07 इंटू इक्वल टू 345 माइनस 1 डिवाइड 0.07 इंटू 25,000, तो ये वैल्यू आ रही है इंटू इक्वल टू 345 माइनस 1 डिवाइड 0.07 इंटू 25,000, 143768.47। अब देखो यही आंसर है और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.07 का, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.07, तो वैल्यू आपकी कुछ और आ रही है 143768 इंटू 1.07, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है? अरे रुको, 143768 इंटू 1.07, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 153831.76। तो आंसर वैसे तो ये होना चाहिए, बट ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आप एक बार ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग आंसर कराते, वैसे क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मिस्टर एक्स बोरो ₹6,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, 10% का रेट था। आफ्टर 2 ईयर मिस्टर एक्स वांटेड टू रिपे दिस अमाउंट, तो मिस्टर वाई इंसिस्ट ऑन पेइंग द अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट से दे दो, तो उसके जो इंटरेस्ट है उसमें चेंज आएगा ना, तो हाउ मच एक्स्ट्रा डज मिस्टर एक्स हैज टू पे, यानी कि एक तरह से डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बताओ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? पी आई स्क्वायर। तो पी कितना है? 6,000, आई कितना है? 0.1। ठीक है, चलिए जी सॉल्व करते हैं। 0.1 इंटू इक्वल इंटू 6,000, तो ये आंसर हो गया हमारा 60, ए ऑप्शन आंसर। तो डिफरेंस का ही क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1 लाख, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली, 9 मंथ का टाइम है और 4% का रेट है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 लाख का, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो 1.01, कितने क्वार्टर बनेंगे? 3 और -1 कर देंगे। चलिए जी कैलकुलेशन करते हैं। 1.01 इंटू इक्वल टू 3 -1 इंटू 1 लाख, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3030.1, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 ईयर का गैप है, तो डिफरेंस किसके इक्वल होता है? पी आई स्क्वायर। चलिए डिफरेंस ये रखा है 90, पी कैलकुलेट करना है 0.12 का स्क्वायर, कैलकुलेट करते हैं। 0.12 इंटू इक्वल डिवाइड इक्वल 90, तो ये वैल्यू आ गई 0.12 इंटू इक्वल डिवाइड इक्वल 90, 6250, तो P आ गया हमारे पास 6250। अगेन सिंपल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रखे थे इस बेस, जो हमारा शॉर्टकट है। नेक्स्ट, XYZ इज इन्वेस्टिंग रुपीज इतना इन बैंक फिक्स डिपॉजिट स्कीम वेयर इंटरेस्ट पेबल 12%, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? हाफ ईयरली, इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना है, तो 1 + 12/200 इसकी पावर 2 - 1 इंटू 100। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 12 डिवाइड 200 इंटू, एक सेकेंड, 12 डिवाइड 200 प्लस 1 इंटू इक्वल -1 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12.36%। ठीक है, इफेक्टिव रेट अगेन सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन में से ही है, तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस तो आपका बिल्कुल ही आसान आया हुआ है।
नेक्स्ट है मिस वाई इन्वेस्टेड ₹2 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की, शी redeem entire investment after 96 month 96 month means 8 years, ठीक है, और 6 लाख रुपीज रिसीव किए। तो देखो फाइनल वैल्यू कितनी है 6 लाख, इनिशियल वैल्यू कितनी है 2 लाख, रेट का पता नहीं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है ना, और टाइम कितना है 8 ईयर। चलिए जी कैलकुलेट कर लेते, ये वैल्यू इधर लेके तो 3 बन गया, 1 + i की पावर 8 तो 3 की पावर 1/8 - 1 × 100, ये आ जाएगी हमारी r की वैल्यू। तो 1/8 पावर तो हमें फाइंड आउट करना आता है, 2 बार अंडर रूट बटन, 3 बार अंडर रूट बटन प्रेस किया, -1 × 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास r की 14.72, ठीक है, ये हमारा आंसर डन। चलिए जी लोन लिया है 5000 रुपीज का लैंड फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडिंग कैसे हो रही है सेमी एनुअली, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ सिंगल कैश फ्लो है ना, हर साल तो नहीं दिया जा रहा है, ये सिंगल कैश फ्लो है। तो 5000 रुपीज है, 3 ईयर का टाइम है, और कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली, और 3 साल में 6 बार कैलकुलेशन। चलो जी सॉल्व करते हैं। 1.05 इंटू इक्वल टू 3456 इंटू 5000, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6700। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी 2470 इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरेस्ट इन 4 ईयर 4 मंथ एट द रेट ऑफ 3%, सिंपल इंटरेस्ट है, और अमाउंट डिपॉजिट फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम हो जाएगा 4 ईयर 4 मंथ, तो सिंप्लीफाई किया 13/3। चलो जी सॉल्व कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, तो वैल्यू आ रही है 2470 इंटू 100 डिवाइड 13, ये आ जाएगी हमारी पी की वैल्यू। चलिए जी चेक करते हैं पी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2470 इंटू 100 डिवाइड 13, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास पी की वैल्यू 19,000 डन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना इज रुपीज इतना फॉर 2 ईयर एट द सर्टेन रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है 16C1, प्रिंसिपल 4900, रेट हमें पता नहीं, पावर 2 - 1, ये वैल्यू बनेगी। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं, या आप जीबीसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1661 डिवाइड 4900 प्लस 1.33897 अंडर रूट -1 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सीधा आर की वैल्यू 15.7142, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डन। ये कैलकुलेशन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस है। नेक्स्ट, यू आर इंटरेस्टेड इन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 इन ए फंड दैट प्रॉमिस ₹50 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉरएवर। फॉरएवर का क्वेश्चन है R/I, एनुअल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ परपेचुटी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना है परपेचुटी की वैल्यू 5000, आर कितना है 50, आई कैलकुलेट करना है। चलिए जी आई कैलकुलेट करते हैं, 50 डिवाइड 5000, तो चेक करते हैं 50 डिवाइड 5000, 50 डिवाइड 5000, तो वैल्यू आ गई ये हमारे पास 0.01, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1%, राइट। चलिए जी अगेन सिंपल क्वेश्चन, एन इन्वेस्टमेंट वाज प्राइस्ड ₹100 पर शेयर, ठीक है, जीरो टाइम पीरियड पे, 150 पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 200 पर शेयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखिए क्या दे रखा है, एन इन्वेस्टमेंट जीरो टाइम पीरियड पे कितना प्राइस है 100, 1 टाइम पीरियड पे ये वैल्यू कितनी है 150, 2 पे कितना है 200। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल 1 to 2 ईयर में कितनी ग्रोथ हुई है, तो 200 फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 100, 1 प्लस आई की पावर 2, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 2 इसकी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100, ये आ जाएगी हमारी आर की वैल्यू। चलिए जी कैलकुलेशन कर देते हैं, 2 अंडर रूट -1 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है 41. आर की वैल्यू आ रही है 41.4213, तो ये आ जाएगा हमारा
आंसर। अगेन सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस तो बहुत ही आसान आया था। नेक्स्ट देखिए 74 क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी फॉर्म। हमें वर्ड्स बनाने हैं सो दैट ऑल वोवल्स कम टुगेदर। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो, सारी वैल्यू डिफरेंट होती तब करते, जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। तो देखिए वोवल्स कौन कौन से हमारे पास, ए, ई, ए, आई। तो वोवल्स क्या कह रहे हैं, एक साथ आने चाहिए, तो इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया, ए, ई, ए, आई। बाकी सब अलग अलग, बाकी क्या बचा, एम, टी, एच, एम, टी, सी, एस। ठीक है, कॉन्सोनेंट बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू 8 प्लस इज 8 फैक्टोरियल, ये 4 वैल्यू 4 फैक्टोरियल, जो जितने टाइम रिपीट उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसकी। 8 फैक्टोरियल, तो 5040 इंटू 8 इंटू 24 डिवाइड 8, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 120960, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वन पर्सन वांट टू हैव ₹20,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर, हैंस ही डिपॉजिट रुपीज इतना इन ए फंड दैट पेज 3% पर एनम कंपाउंडिंग। तो देखो सिंगल कैश फ्लो, तो आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 20,000 उसको चाहिए आफ्टर 6 ईयर, तो 1.03 इसकी पावर 6। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। 1.03 इंटू इक्वल टू 3456 डिवाइड इक्वल 20,000, तो ये वैल्यू आ गई 16749.68, तो मीन्स डी ऑप्शन आंसर। डन। नेक्स्ट, सपोज यू डिपॉजिट ₹1000 टुडे। ये देखना ध्यान से क्वेश्चन भाई, ये कह रहे हैं 1000 आज जमा कराए, जीरो टाइम पीरियड पे कितना 1000, 2000 1 ईयर के बाद एंड 3000 2 ईयर के बाद। ठीक है, अब 10% का रेट है। व्हाट इज द बैलेंस इन द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा आफ्टर डिपॉजिट ₹3, इसके जस्ट आफ्टर हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा। अब देखो ये जो 1000 रुपीज है, 1 to 2 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, 1.1 इसका 2 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट ये जो 2000 है इसका 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, और 3000 रुपीज आपके एज इट इज रहेंगे। तो चेक करो ये वैल्यू कितनी आ रही है। कैलकुलेशन हम करते हैं इसकी, 1.1 इंटू इक्वल इंटू 1000 मेमरी प्लस 1.1 इंटू 2000 मेमरी प्लस 3000 मेमरी प्लस एमआरसी। एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ हो गई, फिर से देखते हैं। 1.1 इंटू इक्वल इंटू 1000 मेमरी प्लस 2000 इंटू 1.1 मेमरी प्लस 3000 मेमरी प्लस एमआरसी, तो ये वैल्यू आ रही है 6410, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 6410। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट वर्ड्स are made with rearrangement of letter of the word tropical in how many ways? Vowels occupy odd places. Vowels आपके odd places पे होने चाहिए। अब देखो odd places हमारे पास कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। odd places देखिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वोवल्स। वोवल्स देखिए 1 2 3, 4 प्लेसेस 3 वोवल कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 4p3। रिमेनिंग प्लेसेस 5 प्लेसेस 5 वैल्यू कितने वे से अरेंज, 5 फैक्टोरियल, तो 120 इंटू 24 हो जाएगा। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं, 120 इंटू 24, तो ये वैल्यू आ गई 2880, सी ऑप्शन आंसर, सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आए हुए थे। 78 क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बताओ कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3b बाई 3 माइनस 1 बाई 3। कैलकुलेट करते हैं, 3 एलसीएम 1 माइनस 3b माइनस 1, ये वैल्यू कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस 3b अपॉन 3, ये भी सेम वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर आ रहा है माइनस b, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दिस आर इन जीपी, तो ये नंबर आपको दे रखी है जीपी में। जीपी की कंडीशन बताओ क्या होती है, मिडल टर्म का b² इज इक्वल टू AC,
तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल, x 3x प्लस 3, ये वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमें इसकी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो ये वैल्यू देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 8x, इधर सॉल्व करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये वैल्यू इधर लेके आए x स्क्वायर, ये वैल्यू इधर लेके आए 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 के फैक्टर किए 4 और 1, साइन चेंज, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो ये दो वैल्यूज आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो एक बार हम ले लेते हैं -4, तो हमने लिया -4, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 प्लस 2 -6, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -12 प्लस 3 -9, जीपी फॉर्म कर रही है। तो इससे नेक्स्ट टर्म बताइए क्या हो जाएगी। तो देखो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 6 डिवाइड 4, तो आर की वैल्यू है 1.5, तो बस आर से मल्टीप्लाई कर दे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो ये वैल्यू आ रही है 13.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -13.5। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -13.5। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन NP5, ये जीबीसी से भी कर सकते हो, सॉल्व करके भी कर सकते हो। देखो क्या बनेगा, n, n-1, n-2, n-3, n-4 किसके इक्वल, 20 टाइम n, n-1, n-2, 3 स्टेप डिमिनिशिंग वैल्यू, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, तो यहां से हमारे पास आ गया n-3, n-4 किसके इक्वल 20, जिसको लिख सकते हैं 5 into 4, तो n-3 किसके इक्वल 5 के इक्वल, बड़ी वैल्यू बड़े के इक्वल कंपेयर कर सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल फॉर ए क्लास मॉनिटर सेक्शन देयर आर 6 कैंडिडेट एंड स्टूडेंट नीड टू चूज 3 मॉनिटर, 3 मॉनिटर सिलेक्ट करने हैं। तो एक स्टूडेंट आप 1 मॉनिटर को भी वोट कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है। तो देखो 6 में से हो सकता है उसने 1 को किया हो सकता है 2 को किया हो सकता है 3 के 3 को कर दिया हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑल पॉसिबल पॉसिबिलिटी हम लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 कैंडिडेट थे, तो पहला किसी भी एक को कर दिया, और नेक्स्ट किसी भी 2 को कर सकते हैं, नेक्स्ट किसी भी 3 को कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, 6 into 5/2, 6 5 4/6, कैलकुलेशन हम करते हैं इसकी, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 6 + 15 + 20 41 आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, ये कह रहा है ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, किसकी कंडीशन होती है ये, ट्रांजिटिव होने की। डन, अगेन सिंपल क्वेश्चन, एस दे रखा है ABCDE, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, ध्यान से सुनना कि उसमें 5 नहीं होना चाहिए और उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर n होते हैं नंबर ऑफ सबसेट। अब उसमें एक हमारा एम्प्टी वाला सेट हट गया, एक हमारा प्रॉपर वाला सेट हट गया, तो 32 - 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट f ऑफ i दे रखा है, g ऑफ i दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है f सर्कल g, सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी सॉल्व करते हैं, f ऑफ g ऑफ i कैलकुलेट करते हैं, f ऑफ g ऑफ i की वैल्यू y + 1/5, f अप्लाई करते हैं 1/1 + y + 1/y, कैलकुलेशन किया, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, y + y + 1, तो ये आ रहा है y/2y + 1, ये तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा, है ना। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 and 600 विच आर डिविजिबल बाय 13, सेम क्वेश्चन जैसा हमने बुक में किया था। कैसे सॉल्व करते हैं, 200 / 13, तो ये वैल्यू आ रही है 15 पॉइंट समथिंग, तो 16 लेंगे हम, 16 × 13, तो ये पहली वैल्यू आ गई 208, नेक्स्ट वैल्यू +13, तो वैल्यू आ रही है 221, और लास्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 600 / 13, 46 आ रहा है, 46 × 13, तो वैल्यू आ गई 598। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए n की रिक्वायरमेंट, n की वैल्यू b - a/d + 1, तो -208 / 13 + 1, तो ये वैल्यू आ रही है n की वैल्यू 31। अब बताओ Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an, सॉल्व करते हैं, इन दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, 598 + 208
8 इंटू 31 डिवाइड 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक बार 598 प्लस 208 इंटू 31 डिवाइड 2, तो ये वैल्यू आ रही है 12493। ठीक है, 12493, ए ऑप्शन आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी। अगेन सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में था। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 14। टू टर्म्स का सम कितना है? 14। इनफाइनाइट टर्म का सम यानी कि a बाय 1 माइनस आर कितना दे रखा है? 32। हमें क्या कैलकुलेट करना है? r। चलो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो a 1 प्लस आर किसके इक्वल? 14। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 बाय 1 प्लस आर। a की जगह पुट करते हैं 14 बाय 1 प्लस आर 1 माइनस आर किसके इक्वल है? 32। तो यहां से देखो 1 प्लस आर 1 माइनस आर 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं 14 बाय 32। चेक करो कितना आ रहा है? 14 डिवाइड 32, तो ये वैल्यू आ गई 0.4375। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, इस वैल्यू को इधर लेके आए, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 0.4375, तो ये वैल्यू आ रही है 0.5625, इसका स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.75। ठीक है, ये आंसर। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है और लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट को हमें क्या दिखाना है? मिनिमम। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए हमारे पास, तो ये आ रही है -10x प्लस 1/3 इंटू 3x स्क्वायर। तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x। तो ये वो फंक्शन आ गया जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो बताओ कैसे करते हैं? पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, 2x माइनस 10। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हम करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट। सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है 2, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे क्या होता है? मिनिमा। तो बताओ कब मिनिमम है? जब x की वैल्यू कितना है? 5 के इक्वल। ये हमारा आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 क्वेश्चन। देखो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सबसे पहला काम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड x प्लस 2 कर सकते हैं, लिमिट है 0 टू 4। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 0 टू 4 लिमिट 1 प्लस 1 बाय x प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं 1 का इंटीग्रेशन x, इसका हो जाएगा log x प्लस 2, लिमिट अप्लाई किया 0 टू 4। कैसे अप्लाई करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं 4 प्लस log 4 प्लस 2 6, लोअर लिमिट 0 माइनस log 2। तो ये वैल्यू आ रही है 4 प्लस log 6 माइनस log 2। बेस अंडरस्टूड है ई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, डन। लिमिट इसके तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट शॉर्टकट था हमारा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव इग्नोर, ट्रीटेड फंक्शन एज x। तो log 1 प्लस x स्क्वायर, लिमिट अप्लाई किया 3 टू 4, अपर लिमिट हमने 4 पुट किया, तो log 17 माइनस log 10, तो क्या बन जाएगा? log 17 बाय 10। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए जी 90th क्वेश्चन, इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टू y। सिंप्लीफाई किया, x एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। चलिए जी सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3x किसके इक्वल? xy प्लस 5y। तो 3x माइनस xy, x वाली टर्म एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। तो 5y माइनस 2, x कॉमन, 3 माइनस y 5y माइनस 2। तो x की वैल्यू आ रही है 5y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस y। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू से नेगेटिव साइन कॉमन लेके कैंसिल किया हुआ है, तो 2 माइनस 5y y माइनस 3। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए जी, बहुत आसान है ये तो, है ना। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिवेटिव आपको पता ही है, डायरेक्ट शॉर्टकट किसके इक्वल होता है? माइनस विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो 2xy स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, डिवाइड में विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट, तो 2yx स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर हो गया है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट देखिए 92 क्वेश्चन। हाँ जी, रीजनिंग चेक करते हैं हमारा क्या आंसर होना चाहिए। m n प्लस 1
+1 सारी वैल्यू में +1 हो रहा है, तो +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो दिल्ली को हम क्या लिखेंगे? DEEFLMHIIJ। तो ये हमारा आंसर आ रहा है EFMIJ, बी ऑप्शन आंसर। रीजनिंग तो बहुत आसान है ना। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोड ग्लैमर इज रिटन एज दिस: GHI +2 L L12 J10 -2 A BC 2। इसके बाद आपका एक जो मिडल मोस्ट वैल्यू है इसमें आ रहा है +1, उसके बाद फिर से M NO -2, फिर U VW +2, फिर -2। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले +2 -2 +2, फिर +1, फिर -2 +2 -2। चेक कर लेते हैं। इधर देखो M NO, हाँ बिल्कुल सेम है। M NO U कौन सी पोजीशन पे है? कफिलो रक्स RUX। तो 24 21, तो हमें 19 पोजीशन की वैल्यू चाहिए S। अब +2 S TU U। I के बाद हमें +1 करना है I J। अब हमें करना है -2, तो A आ जाएगा। अब हमें करना है +2, अब हमें करना है -2, तो L12 J। ये हमारा आंसर, सी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीरीज वन टर्म इज रॉन्ग। हमें बताना है कौन सी वैल्यू इसमें गलत है। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें एक्चुअल में कौन सी वैल्यू गलत होनी चाहिए। तो इधर देख लेते कितना डिफरेंस है। इधर 32, नेक्स्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं 170 माइनस 82, तो ये वैल्यू आ रही है 88। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 290 माइनस 170, तो ये वैल्यू आ रही है 120। तो डिफरेंस का तो हमें कोई चक्कर लग नहीं रहा, ठीक है। और इसमें कोई पैटर्न 5 स्क्वायर इंटू 2, अगर हम इसको लें 9 स्क्वायर +1, ठीक है, इसको लें 5 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर +1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है 9 स्क्वायर +1, और इसको हम ले ये चेक करें 11 स्क्वायर 121, 12, 13 स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 13 स्क्वायर +1, 13 इंटू इक्वल 169 +1, 290 को अगर हम ले 14 15, 290 स्क्वायर रूट, तो 17 स्क्वायर, तो ये 17 स्क्वायर +1। ये चेक करो किसी का स्क्वायर +1 बन रहा है 48 चेक करो, किसी का 40 -1 बन रहा है ना। तो ये थोड़ा सा हमें अलग लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए 48। बाकी आप लोग चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। ये वाली टर्म मुझे गलत लग रही है, बाकी है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर +1, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 95 क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सीरीज। इसको कंप्लीट करना है, चेक करते हैं कुछ डिफरेंस। सबसे पहले 6 का गैप है, देन 18 का गैप है, देन चेक करो 60 माइनस 24, तो ये वैल्यू आ रही है 36, 120 ये आ रहा है 60, 210 माइनस 120, तो ये वैल्यू आ रही है 90। इधर चेक कर लेते हैं, अगेन डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो ये वैल्यू 12, नेक्स्ट वैल्यू 18, नेक्स्ट वैल्यू 24, नेक्स्ट वैल्यू 30, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए 36, तो 6 126, तो आपका आंसर होना चाहिए 210 + 126, ये आंसर होना चाहिए 336, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, और 1 आउट, हमें बताना है कौन सी वैल्यू अलग है। चलिए सबसे पहले गैप चेक करते हैं, 3 5 7 9 11, ये हो गया 13, और ये गैप कितना हो गया 14, तो ये वैल्यू औरों से अलग है, तो 64 आंसर। ये तो सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए, PQ वॉक 40 मीटर साउथ। सबसे पहले कहां गया 40 मीटर साउथ। शी टर्न लेफ्ट, यहां से लेफ्ट टर्न लिया, कितना चली 40 मीटर। शी अगेन टर्न लेफ्ट, और कितना चली
40 मीटर। शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 60, यहां से कितना चली 60 और एक बी पॉइंट पे वो पहुंच गई। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम बी, विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, तो देखो कितना डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर 20 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। रीजनिंग बहुत आसान थी भाई, रीजनिंग में तो 20 के 20 नंबर आप ले सकते, तो ज्यादा नहीं तो 18 मार्क्स तो आपके बहुत आराम से आ सकते थे। 2 पर्सन पी एंड क्यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए मीटिंग पॉइंट, देखो 2 पर्सन है, उन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। पहले वो कितना चले 100 मीटर, दोनों के दोनों कितना चल रहे हैं 100 मीटर। पी टर्न लेफ्ट, पी ने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, और क्यू ने राइट टर्न लिया, ठीक है, ये टोटल 100 चले थे। पी ने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला 50, अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला 150, ठीक है। अब क्यू चल रहा है, क्यू कितना चला केवल 30, यहां से उसने राइट टर्न लिया, कितना चला 90, ठीक है। और अब हमें बताना है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब ये देखो टोटल इधर 90 के बाद 60 डिस्टेंस और होगा ना, ये वाला डिस्टेंस देखना, ये वाला डिस्टेंस हमारा 60 और होगा, 50 और 30 80 इधर हो गया, तो बताओ ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो पाइथागोरन ट्रिप्लेन ये कितना बनता है 100, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए था 100, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश स्टार्ट वॉकिंग 4 किलोमीटर वेस्ट, पहले वेस्ट डायरेक्शन में गया 4 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिस, ये था उसका ऑफिस। देन ही टर्न राइट, यहां से राइट टर्न लिया, कितना चला 2 किलोमीटर, यहां से फिर राइट टर्न लिया, कितना चला 2 किलोमीटर, तो ये अपने घर पे पहुंच गए, ये है उसका घर। तो इन विच डायरेक्शन इज सुरेश हाउस, हमें उसका हाउस बताना है कि उसके ऑफिस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी डायरेक्शन में है, तो बताओ डायरेक्शन आप बता सकते हो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। डन, सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर पी क्यू आर वॉक 50 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में गया, ईस्ट डायरेक्शन मीन्स इधर कितना 50, यहां से उसने राइट टर्न लिया, कितना चला 40, यहां से लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला 30। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन आप बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन देखो कौन सी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए जी तो कंप्लीट हो गया हमारा पेपर। तो अभी आप पेपर देख के खुद बता सकते हो कि हमारे कितने क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे। एक बार अगर हम चेक करें कि अगर मान लेते ये अपना पेपर होता, ठीक है, तो अपने को कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, एक बार उसको और देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, जैसे आप क्वेश्चन करने लगे पहले तो चेक कर लेते कि टोटल कितने क्वेश्चन हमें हार्ड लगे, ठीक है। अभी इसमें से अगर मैं अच्छे क्वेश्चन बताऊं, हमने हाईलाइट किए थे क्वेश्चन, चेक करते कितने क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक थे। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ जी देखो 7 क्वेश्चन 8, चलो इसको भी इसको तो नहीं कंसीडर करेंगे ना, चलो 8 मान लो। तो अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को देखें तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं जो हमें लग रहा है कि थोड़े से ठीक ठाक लेवल के है ना, तो हार्डली 10 क्वेश्चन आपके ऐसे थे। तो मेरे हिसाब से तो इसको पैटर्न बनाना चाहिए 90-10 का, ठीक है, इस का पैटर्न होना चाहिए 90-10, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 90 मार्क्स का तो आपको बहुत आसान से हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि अगर आप अटेम्प्ट करने लगते थे तो क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। देखो आपको दे रखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन हमने किए हुए ना इस टाइप के, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, मतलब स्टार्टिंग से अगर आप लगते हो। वैसे तो मेरी एडवाइस ये है ही नहीं कि आप स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन करो, आपको चेक करना होता है कि आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस कहाँ है, एमसीडी कहाँ है, थ्योरी वाला पार्ट कहाँ है, इंडेक्स नंबर कहाँ है, पहले ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, ठीक है। चलो अगर मान लेते हैं हम करने भी लगे ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी लग रही है, ठीक है, थोड़े से हमें लग रहा है एफर्ट्स, तो एक बार इसको छोड़ दो, ये अभी नहीं करने, तो अभी हमारा एक ही क्वेश्चन हुआ है। फिर हम ये वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आराम से हो जाएंगे, ठीक।
इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा दिमाग लग रहा है तो बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, एक बार रीजनिंग छोड़ ही दो, मैं एक बार रीजनिंग को साइड में ही करके चल रही हूँ, रीजनिंग एक बार रहने दो। मान लेते हैं हम यहां से शुरुआत हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको पता ही आंसर है ना, तो 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो गए। फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ये भी बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन, 3 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन, 4 नंबर पक्के हो गए। ये एक बार चलो छोड़ दो, रीजनिंग नहीं देखते हम। नेक्स्ट है मिक्स सैम्पलिंग, हमें नहीं पता कि इसमें क्या आएगा, 3 ही क्वेश्चन हुए अभी हमारे। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मान लेते, लग रही है नहीं, वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन, एक बार चलो ये 4 क्वेश्चन भी हम यहाँ पे मान लेते हैं। नेक्स्ट ये इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मन में आ सकती है, चलो हम 5 क्वेश्चन ही इसको मान गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा है, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे। इसमें भी चलो मान लेते हैं हमें कंफ्यूजन है, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसके बाद देखो ये सिंपल क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन यहाँ पक्के हो जाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 8 क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 9 क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं, 10, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, 11, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 12। नेक्स्ट देखो ये इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, 13, ये थोड़ा सा नहीं, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 14 क्वेश्चन, 14, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, चलो रहने दो, 14 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 16। नेक्स्ट इसमें थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है, चलो बाद में करेंगे, 16 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। नेक्स्ट इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 17 क्वेश्चन, इसमें थोड़े एफर्ट लग रहे हैं, चलो बाद में करेंगे, 17। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 18, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं करना, 18 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, चलो बाद में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा। इसमें ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 18 हो गए थे ना। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, छोड़ो। ये सिंपल क्वेश्चन है, 20, ये सिंपल क्वेश्चन 21। नेक्स्ट ये टाइम लग रहा है, बाद में, ये 22। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर सकते हो, 23, 24, 25, ये छोड़ दो, है ना, 27, ये भी चलो नहीं आता हमें, 28। नेक्स्ट 29, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें थोड़ा दम लग रहा है, चलो छोड़ो बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 30, ये अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ये इधर हो गया 31, इधर हो गया आपका 32, ये भी फर्स्ट चैप्टर में हमने किया, अगर नहीं आता तो चलो हम यहाँ पे तक 30 ही मान लेते हैं, चलो 30 क्वेश्चन हुए। लीनियर इनइक्वालिटी हमने पूरा छोड़ दिया, ये क्वेश्चन दम लग रहा है, चलो छोड़ दिया, ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं वैसे तो, चलो हम 30 पे ही है अभी, ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो मशीन डेप्रिशिएट, ये तो कर सकते हो ना, 31, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, 41, इसमें थोड़ा सा लग रहा है, नहीं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 41, 42, 43, 44, इसमें लग रहा है थोड़ा टाइम, चलो छोड़ो, एक बार इसको भी आप उस कैटेगरी में डाल दो, 44। नेक्स्ट 45, 45, 46, इसमें थोड़ा दम लग रहा है, चलो बाद में, 47, और ये आपका 47 ही मानो अभी आप इसको, 48, 49, 50, 51, 51, और इसमें देखो सम टू इन्फिनिटी, चलो इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चलो बाद में देखेंगे। 52, अगर कैलकुलस वाला पार्ट किया होता तो बहुत आसान था कैलकुलस, तो चलो 50 ही मान लेते हैं, एक बार मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग देख लेती हूँ। 52, 53, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, चलो छोड़ो, 54, 55, 56, 7, 8, 9, 60। तो देखो 60 मार्क्स का आपका पेपर बहुत आराम से हो सकता था, अभी ऐसे 60 मार्क्स का करते आप फटाफट फटाफट, और मान लेते हैं इसमें 1.5 घंटा भी लग गया आपको, हम ऐसा मान लेते हैं, तो लास्ट के आपके जो 30 मिनट्स है वो आप इसमें दे देते जो बाकी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करते ना, बहुत आराम से पासिंग का हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन वो ढूंढा करो जो आपको अच्छे से आते हैं, केवल वही क्वेश्चन करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। चलो तो हो गया हमारा कंप्लीट पेपर, ठीक है। ओवरऑल मुझे पेपर आसान लगा, मुझे तो 90-10 का पैटर्न लगा, लेकिन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो 80-20 का आप इसको ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया होगा। चलिए ओके, बाय बाय।